हॉट स्टॉक्स में सर मैंने आपको थोड़ा हिंट दे ही दिया था। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं जिनमें आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़े ट्रिगर्स अनफोल्ड होने वाले हैं, कुछ अहम इवेंट्स हैं या फिर कोई बोर्ड बैठक है, कोई विभाजन को लेकर, बोनस को लेकर, या फिर तिमाही नतीजे आने वाले हैं। वैसे तो तिमाही नतीजे सभी कंपनियों के हैं, आप बोलेंगे फिर ये जो स्टॉक्स आप चुन के लाए हैं इनको क्यों आपने तिमाही नतीजों के आधार पर चुना? वो इसलिए चुना गया है क्योंकि इनके नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नंबर्स इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो नंबर होगा ये मेक और ब्रेक हो सकता है, या फिर इससे बहुत सारी जो पोजीशंस हैं वो अनवाइंड हो सकती है या फिर नई भी क्रिएट हो सकती है। तो आने वाले दिनों में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके इवेंट्स अनफोल्ड होने वाले हैं, उसके दम पर बड़ा मूव इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है, चाहे वो फंड रेजिंग की प्लान हो, चाहे वो बोनस हो, स्टॉक स्प्लिट हो, तिमाही नतीजे हों, आईपीओ लॉक इन भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। क्योंकि आईपीओ लॉक इन जब खुलते हैं, कल भी हमने देखा था हेक्सावेट टेक का एक 3 महीने का आईपीओ लॉक इन खुला था, 3% के आसपास गिरकर ये स्टॉक बंद हुआ था। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके सब्सिडरी कंपनी के आईपीओ आ सकते हैं, एक वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोपोजिशन है, वो भी खुलता हुआ नजर आ सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज हम आपके लिए खास तौर पर चुनकर लाए। सर इसमें पहला नाम जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो है दिग्गज एसबीआई का। इनकी आज ही इनफैक्ट बोर्ड बैठक है जिसमें ये FY26 के लिए जो फंड रेजिंग है वो करने वाले हैं। तो इसके ऊपर फैसला आता हुआ दिखेगा। आई थिंक ये करीब $3 बिलियन के आसपास की रकम जुटाना चाहते हैं। एसबीआई के लिए ट्रिगर काफ़ी बड़ा है। सर चार्ट में क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? तो चार्ट पे 818.50 का एक रेजिस्टेंस है, वो निकलता है तो फिर आराम से स्टॉक अपना स्विंग हाई टेस्ट कर सकता है 858 का। स्ट्रक्चरली स्टॉक अप ट्रेंड में है तो आप लॉन्ग रह सकते हैं, बट इन कंपैरिजन टू दिस मेरे को प्राइवेट सेक्टर बैंक में ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है। बट अगर आपको पीएसयू में रहना ही है तो फिर एसबीआई के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, निजी बैंकों में क्या पसंद है फिर सर? एक्सिस बैंक लूंगा सर, डिप्स पे कहीं भी एक्सिस बैंक मिलता है, आईडीएफसी बैंक सपोर्ट पे मिलता है तो उसको बाय करूंगा। आईसीआईसीआई बैंक ऑन द डिप मिल जाए तो वहां पे बाय करूंगा। कुछ हद तक मैं एग्रेसिव बेट लेने के मूड में हूं तो इंडसइंड बैंक भी मेरे को ठीक लग रहा है, हालांकि सारी खराब न्यूज निकल गई है उसके बाद भी ब्रेकडाउन नहीं आया है तो इंडसइंड बैंक भी मेरे को ठीक लग रहा है। बट इंडसइंड बैंक थोड़ा सा और एविडेंस मिल जाए, 800 के ऊपर टिकने लगे तब बाय करूंगा। तो मेरा प्राइवेट सेक्टर बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, इंडसइंड बैंक पे तो मैं सर आ ही रहा हूँ, कल इनके नंबर्स हैं। जरा एक बार बजाज फाइनेंस पे भी आपकी राय दे दीजिए। लास्ट टाइम आपसे जब बात हुई थी तो आपने 12,000 का लेवल कहा था, इवेंचुअली स्टॉक में आता हुआ मुझे दिख रहा है। बोनस और स्टॉक स्प्लिट दो मेन ट्रिगर्स हैं इस स्टॉक के लिए, और इवेंचुअली देखें तो जब ये प्ले आउट हो जाएगा, जिसकी रिकॉर्ड डेट आई थिंक अभी तक सामने नहीं आई है, 1:10 हो जाएगा पूरा अमल कि ये स्टॉक 10 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो अगर ये स्टॉक 10,000 का है से फॉर एग्जांपल, या 9,000 का है, तो 900 रुपये के आसपास इनका जो प्राइस है वो एडजस्टेड बेसिस पर पहुंच जाएगा जब ये एडजस्टमेंट होता हुआ दिखेगा। तो इस ट्रिगर से पहले जो कि बोनस और स्प्लिट का फ़ायदा जो लेना चाहते हैं, क्या उनके लिए 9,200 का भाव एप्ट है? आई थिंक जब ये खबर आई थी, नतीजों के साथ आई थी, उस समय ये 8500 के आसपास भी अवेलेबल था, वहाँ से करीब 700 रुपये के आसपास का आप मुँह दिखा चुका है। देखिए बजाज फाइनेंस 1:10 में अगर जाता है तो आप मानिए कि अगर 100 शेयर थे बाजार में तो वो 1000 शेयर हो जाएंगे। ये वाली जो लिक्विडिटी आती है ना, मार्केट कैप पे बहुत अंतर नहीं आएगा लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। उसका प्रेशर एब्जॉर्ब करके चीजें क्लियर करने में 6 से 8 महीना लग सकता है। तो जो 12,000 तक की स्मूथ अप मूव हम मान रहे थे, इस लिक्विडिटी की वजह से उसमें 6-8 महीने 9 महीने का समय ज्यादा लग सकता है। तो अगर आप इतना क्योंकि आपने पीछे देखा रिलायंस में भी यही हुआ, बाकी स्टॉक्स में भी जब स्टॉक स्प्लिट या बोनस आया तो इसी तरीके से एब्जॉर्ब करने में 4-6 महीने लगा दिया लार्ज कैप स्टॉक्स ने। तो ये भी 4-6 महीने 8 महीना लगा सकता है एब्जॉर्ब करने में, उसके बाद चलेगा। तो इवेंचुअली 12,000 तो मिल जाएगा, लेकिन जो हम पहले मान के चल रहे थे 3 महीने में मिलेगा, अब वो शायद 1 साल तक खिंच सकता है। अच्छा, मतलब जो अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी या फिर जो वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखेंगे क्योंकि प्राइस नीचे आ जाएगा, तो उसमें जो एक मोमेंटम काफ़ी स्मूथ, काफ़ी स्विफ्ट दिख रहा था, वो शायद थोड़ा सा समय ले सकता है। तो उस लिहाज से फिर इस ट्रिगर को प्ले करने के लिए कोई खरीदारी करे या नहीं करे सर? सर मैं अब नहीं करूंगा क्योंकि जनरली 6-8 महीना अटक जाता है स्टॉक ये लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने में, और इतना पेशेंस तो मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास 7-8 दिन से ज्यादा का नहीं होता है, 6 महीने की तो बात ही छोड़ दी है। चलिए ठीक है, आप मोमेंटम को प्ले करते हैं, मैं समझता हूँ, क्योंकि आप जिस चश्मे की बात करते हैं ना, कि मैं जिस चश्मे से देखता हूँ, आपका चश्मा ही मोमेंटम वाला है और आप मोमेंटम को प्ले करते हैं। तो मोमेंटम के लिहाज से देखा जाए तो 7-8 दिन भी अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़ा एक समय होता है। तो लंबी अवधि के लिए होल्ड करना तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, बीएससी सर, जिन्होंने लंबी अवधि के लिए होल्ड किया उन्होंने रिवॉर्ड भी बहुत अच्छे पाए हैं। आई थिंक 500 रुपये पर, अनएडजस्टेड बोल रहा हूँ, 500 रुपये इसका इशू प्राइस था। उसके बाद ये स्प्लिट आई थिंक बोनस भी हुआ और स्टॉक आप देखिए 7,400 रुपये का आई थिंक रिकॉर्ड हाई टच कर आया।
2:1 का इसका बोनस है जिसकी रिकॉर्ड डेट 23 मई है सर, शुक्रवार को है। उससे पहले क्या राय दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को? तो बीएससी में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ब्रायन रूमर सेलोन कंफर्मेशन वाला हाल है। एनएससी का आईपीओ टलने की वजह से बेहतरीन मोमेंटम बना। अगेन मेरे को मानने में कोई भी शर्म नहीं आती। आई वॉज हॉरिबली रॉन्ग सेकेंड टाइम इन बीएससी। उसमें कोई शर्म नहीं है मेरे को मानने में कि मैं हॉरिबली रॉन्ग रहा स्टॉक में। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद पहला टारगेट अचीव किया, वहीं से एनएससी के आईपीओ टलने की न्यूज आई और नॉन स्टॉप स्टॉक में बाइंग रही है। अब ओवर स्ट्रेच्ड है डेली चार्ट पे, 50 डे मूविंग एवरेज से भी काफी स्ट्रेच्ड है। यहाँ से पुल बैक आने की पॉसिबिलिटी काफी आई है। और इवेंट जैसा बोनस का इवेंट है, इवेंट निकलने के बाद वैसे भी सेलिंग आती है। बाय ऑन रूमर सेल ऑन कंफर्मेशन, तो जो सेल ऑन कंफर्मेशन वाली सेलिंग आएगी प्रोबेबली स्टॉक को 6580 रुपए तक नीचे ला सकती है। तो एक बार या तो प्रॉफिट बुक कर लें या फिर अपना स्टॉप लॉस टाइट करके 7380 कर लें। दोनों में से जो आपको प्रेफरेंस पड़ता हो वो कर लीजिए। बट 7380 के बाद स्टॉक में लगभग 1000 रुपए की डाउन मूव आ सकती है, तो स्टॉप लॉस जरूर ले लें। ठीक है सर, ऐसे में जस्ट एक मेरी एक अंदर से एक सवाल पैदा हो गया, डोंट टेक इट अदरवाइज। 2 बार गलत होने के बाद थोड़ा डर नहीं लगता है क्या व्यू ट्वीक करने को? ऐसा लगता नहीं है कि व्यू बदल लेना चाहिए अब इसमें कि स्टॉक 2 बार गलत साबित कर चुका है, तो ऊपर में बिकवाली की बजाय नीचे में बाय ऑन डिप्स की रणनीति दी जाए? ऐसा नहीं आती फीलिंग कभी? नहीं सर, इसलिए नहीं आती है क्योंकि जब हम लास्ट ईयर जुलाई में पहली बार मैंने आपके दर्शकों के साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बाइंग क्लाइमेक्स का, तब भी मैंने एक चीज पहले दिन ही क्लियर की थी। 100 में से 95 स्टॉक गिरे हुए रह जाते हैं। 5% स्टॉक ऐसे होते हैं जो नए ऑल टाइम हाई बना के एक्सटेंशन वाले मूव प्ले करते हैं। मैं इतना काबिल नहीं हूं कि उन 5 स्टॉक को आइडेंटिफाई कर पाऊं। उन 5 स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के चक्कर में वो 95% का कचरा मैं अपनी वॉच लिस्ट में नहीं लाऊंगा। आई एम ओके विद लीविंग दोस 5% स्टॉक बिकॉज आई एम नॉट ओके विद हैविंग दोस 95% जंक इन माय पोर्टफोलियो। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं उन 5% स्टॉक के लिए 95% का कचरा अपने घर नहीं लाऊंगा। तो मैं बिल्कुल खुश हूं, बीएससी में से मिस हो गया। बीएससी इकलौता एक स्टॉक लाने के चक्कर में 95% अगर मैं कचरा ले आता तो उसमें बहुत सारे स्टॉप लॉसेस भी कटते, तो वो मेरे को नहीं चाहिए। इसलिए ये 5 भी मेरे को छोड़ने पड़ेंगे। दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलते हैं। ठीक है, परफेक्ट सर, फेयर इनफ, पॉइंट वेल टेकन। इंडसइंड बैंक सर, इसके कल नंबर्स आने वाले हैं, तिमाही नतीजे। अब आप कहेंगे कि बहुत कंपनियों के आ रहे हैं, फिर इसको ट्रिगर में क्यों चुना? क्योंकि सर वो जो डेरिवेटिव लॉसेस वाला इन्होंने बात कही थी, आई थिंक 1970 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर था, वो इसी बार नंबर्स में एडजस्ट होगा और उसका इम्पैक्ट कितना होगा? एक क्यास ये भी लगाया जा रहा है कि शायद ये बैंक घाटे में आ सकता है, तो वो नंबर्स में डिस्काउंटेड है पहले से ही, बाजार पहले से ही जानता है, इन्होंने बता ही दिया था। लेकिन अब वो कितना बड़ा नंबर निकल के सामने आएगा, कैसे एडजस्टमेंट होता है, कितना एडजस्टमेंट होता है, उसी के बेसिस पर या तो मेक और ब्रेक दोनों तरफ के जो मूव्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो आपने तो बता ही दिया पहले ही जब हम एसबीआई की बात कर रहे थे, 800 पार हुआ तो फिर फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। तो देखिए, आपको हमको या बाजार को ये खबर 2-4-6 महीने मतलब 2-3 महीने पहले लगी होगी, बट कंसिस्टेंटली 15 जनवरी 2024 जब ये स्टॉक 1675 का हाई बनाया, कंसिस्टेंटली वहां से सेलिंग है। और आप जनरली देख लीजिए कि सबसे ज्यादा खराब न्यूज बॉटम पे आती है, सबसे ज्यादा अच्छी न्यूज टॉप पे आती है। तो अगर एकदम बॉटम पे आने के बाद ये सारी न्यूज डिस्क्लोजर और ये सब आ रहे हैं, मतलब स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं बहुत पहले निकल चुका है। और अब जब रिटेल ये पैनिक न्यूज में एंटर कर रहा है तब स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट करते हुए दिख रहा है। क्योंकि अगर ये एक्यूमुलेशन स्मार्ट मनी का नहीं होता तो 611 से 840 तक का जो शार्प बाउंस बैक आया है, पहले तो ये आता नहीं, दूसरा आता भी तो इतने बड़े वॉल्यूम पे नहीं आता। तो मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूशन अब एक्यूमुलेशन के मूड में आ चुके हैं, क्योंकि वीकली चार्ट पे जो गिरावट आई थी लास्ट वीक, उसको अब तक फॉलो थ्रू मूव लेके 611 कर लेना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। यानी जैसे ही इसका हाई क्रॉस होगा जो कि 838 पे है, एकदम तेजी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी 50 वीक मूविंग एवरेज 1032 तक। तो मैं इस स्टॉक पे पॉजिटिव हूं, लेकिन डेली चार्ट पे पहला रिवर्सल लेवल है 800 रुपए का, उसके ऊपर निकले तो मैं बाई के मूड में रहूंगा। 838 निकलने के बाद मैं ऐड के मूड में रहूंगा। 1032 पे अभी मूविंग एवरेज है वीकली का, जो शायद सरक के 1020 तक आ जाए 1-2 हफ्ते में, तो मैं 1020 का टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, 1020 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आप 800 रुपये अपार होने पर इसमें
फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि संस्थागत निवेशकों का जो रुझान है वो बाय ऑन डिप्स का ही नज़र आ रहा है, यानी कि एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो गिरावट पर स्टॉक में खरीदारी करके चल रहे हैं। चलिए, ये हो गई सर इंडसइंड बैंक की बात। अब ज़रा एक दो IPO लॉक-इन्स हैं सर, वो खुलने वाले हैं कल के सेशन में। एक तो है क्वालिटी पावर का, 21 मई का ही दिन है, और ये जो नंबर आप देख रहे हैं 6% इक्विटी बाजार में ट्रेडिंग के लिए आएगी, बिकने के लिए नहीं, पूरी तरह से ट्रेडिंग के लिए, यानी कि इनमें ट्रेड करने का जो एक ऑप्शन है वो खुल जाएगा जिनके भी शेयर लॉक इन में पड़े हैं। और दूसरा है जिंका लॉजिस्टिक्स का नाम भी, इसका भी जो IPO का लॉक इन है ये कल ही खुलता हुआ दिखेगा। जिंका लॉजिस्टिक्स के 56% शेयर हैं जो कि खुले बाजार में ट्रेड होने के लिए आएंगे, और जिंका लॉजिस्टिक्स का आई थिंक 6 महीने का लॉक इन पीरियड है जो कि खुल रहा है, और क्वालिटी पावर का 3 महीने का लॉक इन है। जैसे कल हेक्सावेयर का 3 महीने का लॉक इन खुला था, वैसे ही कल यानी कि 21 मई को क्वालिटी पावर का भी लॉक इन खुल रहा है, और उनकी 6% इक्विटी बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होगी। इन दोनों के चार्ट्स देखकर बताइए सर कि कोई बड़ा धमाका तो नहीं हो सकता ऊपर नीचे की तरफ? क्वालिटी पावर और जिंका जी क्वालिटी पावर सर, क्वालिटी पावर में तो फिलहाल IPO के बाद से कंटिन्यूसली सेलिंग थी। पहला हायर लो बनाने की कोशिश है, ट्रेडिंग पैटर्न नहीं है, लेकिन अगर सप्लाई आती है तो एक बार 333 रुपए नीचे तक आ सकता है। बाई सेल दोनों का कोई ट्रेड बन नहीं रहा है। जिंका जो ब्लैक बक के नाम से आता है, IPO बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका ब्रेकआउट 547 के ऊपर बनेगा। अगर ये इस सेलिंग को एब्जॉर्ब कर ले गया और कोई बड़ा डैमेज नहीं आया चार्ट में, तो फिर ये पैटर्न और कंटिन्यू करेगा, प्रोबेबली 8-10 हफ्ते और कंटिन्यू कर सकता है, उसके बाद ब्रेकआउट बनेगा। तो मैं क्वालिटी पावर में तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिंका या ब्लैक बक जिसको कहते हैं, इसमें मेरा इंटरेस्ट होगा जब IPO बेस ब्रेकआउट 547 के ऊपर बनेगा। तो 547 पार होगा तो जिंका लॉजिस्टिक्स में खरीदारी कर सकते हैं? बिल्कुल सर। ठीक है, ओके। सर इसी में ना मैंने हालांकि इस लिस्ट में ऐड नहीं किए हैं दोनों नाम, लेकिन थोड़ा सा डेट क्योंकि आगे थी मैंने इसलिए ऐड नहीं किए। वो दोनों नाम वहाँ पे इंटरेस्ट बहुत है लोगों का। एक है इरडा जिसका आई थिंक 1 साल का लॉक इन खुलने जा रहा है, वो 2 जून की डेट है, 20% इक्विटी इनकी बाजार में ट्रेडिंग के लिए आएगी। और दूसरा नाम है एनवायरो इंफ्रा का। एनवायरो इंफ्रा तो आई थिंक आजकल में नंबर्स में आने वाले, कल आने वाले हैं शायद इसके नंबर्स। और इसमें दिक्कत क्या है सर, इसमें भी 1 साल का लॉक इन खुलेगा और 51.6% इक्विटी है, जो कि आउटस्टैंडिंग इक्विटी है, जो कि बाजार में, खुले बाजार में ट्रेडिंग के लिए आती हुई दिखेगी। इरडा या फिर एनवायरो इंफ्रा में जब लॉक इन खुलेगा तो कुछ ऐसा हेर फेर ज़्यादा तो नहीं हो सकता? एनवायरो EIEL सर अच्छा तो नहीं लग रहा। IPO का जो बेस का लो था 207, उसी के आसपास घूम रहा है। गलती से भी 189 के नीचे क्लोज किया तो सीधा 155 रुपए ही दिखेगा। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा इस स्टॉक को। मैं छेड़ना ही नहीं पसंद करूंगा। 3 दिन से 50 डे मूविंग एवरेज रिजेक्ट कर रहा है। अगर सेलिंग आई तो 189 टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इरडा एडा तो बहुत बेहतरीन है सर, एडा में कोई दिक्कत नहीं है, और जितनी सेलिंग आनी है सब एब्जॉर्ब होती जा रही है। जिस भी दिन 178.45 निकला, सीधा 208 रुपए 90 पैसे जाएगा। बीच में 187.70 का अब बहुत ज्यादा मतलब रह नहीं गया है, फिर भी है रेजिस्टेंस, तो एक बार हम उसको काउंट कर लेते हैं। बट जिस हिसाब से 178.45 को रेजिस्टेंस बना रहा है, 187.70 का कोई मतलब अब रह नहीं जाता है, तो सीधा 208.90 का टारगेट खुलता है। ठीक है, तो 178.45 आप कह रहे हैं कि पार अगर हो गया इरडा में तो फिर 208.90 ये सीधा फिर जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। 2 स्टॉक और बचे हैं सर। एक है कोल इंडिया। कोल इंडिया में कल ही खबर आई है बाजार बंद होने के बाद, इनकी 2 सब्सिडरी कंपनीज हैं जिनके IPO को लेकर सेबी के पास बहुत जल्दी जो दस्तावेज़ हैं वो फाइल किए जा सकते हैं, ऐसा एक ऑफिशियल के हवाले से खबर निकल के सामने आई है। तो एक वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोपोजिशन है जो कि शायद कोल इंडिया के लिए खुलता हुआ नजर आ सकता है। सर ये खबर तो पॉजिटिव है, इसके चार्ट्स क्या बता रहे हैं? तो कोल इंडिया के चार्ट ठीक है, बहुत अच्छे तो नहीं कहूंगा लेकिन ठीक है। 421 रुपए 35 पैसे तक की अपमूव है, ऑलमोस्ट अपने टारगेट के पास है। किसी को मोमेंटम प्ले करना है तो आज का लो स्टॉप लॉस बना के प्ले कर सकता है 421 रुपए 25 पैसे तक के लिए। 421 रुपये 25 पैसे तक के लिए। आखिरी नाम है सर NTPC ग्रीन एनर्जी का। इसके भी कल नंबर्स आने वाले हैं इंडसइंड बैंक की तरह ही। अब आप कहेंगे कि इसके नंबर्स को लेकर
इतना ज़्यादा उत्साह क्यों, या फिर इतनी ज़्यादा क्यों इंतज़ार हो रहा है, या फिर इतनी बेसब्री है? वो इसलिए सर क्योंकि 155 रुपये का इसने हाई बनाया था लिस्टिंग के बाद से, और उसके बाद ये स्टॉक करेक्ट होता हुआ दिखा, और करेक्ट होने के बाद अब ये 105 रुपये के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये नंबर्स डिसाइड करेंगे कि आगे आने वाली जो स्टॉक की चाल है वो कैसी रह सकती है, क्योंकि इन नंबर्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि यहाँ से क्या और ऊपर की ओर डिसाइसिव अपमूव बनेगा नहीं बनेगा। क्योंकि जब IPO आया भी था तब भी वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न्स थे, अब भी हैं, तो उन वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए नंबर्स जो आएंगे क्या इतने तोड़फोड़ होंगे कि स्टॉक में ऊपर की ओर जान फूंक सकते हैं। इसके चार्ट्स क्या बता रहे हैं सर? नंबर्स तो कल आएंगे। चार्ट तो खराब ही है सर। IPO लो 111.50 रिक्लेम ही नहीं हो पा रहा है स्टॉक से, जबकि बाजार ऑल टाइम हाई बनाने के लिए बैंक निफ्टी बना चुका है, निफ्टी बनाने के लिए पूरा कंसोलिडेशन पैटर्न बना ही रहा है, बट ये चलने तैयार नहीं है। तो अभी भी बापी ने बता दिया कि वैल्यूएशन ऑलरेडी कंसर्निंग है। रिजल्ट अगर बहुत सरप्राइजिंग आए और गैप अप खुला 111.50 के ऊपर तो कुछ बात बन सकती है, नहीं तो 111.50 के नीचे जब तक है तब तक तो आपके इंटरेस्ट में होना ही नहीं चाहिए स्टॉक। मतलब जब तक ये पार नहीं हो जाता तब तक इसे टच ना करें, टच में नॉट आइए। मैं तो तब भी नहीं करूंगा सर, क्योंकि मोमेंटम बनने में बहुत समय और बहुत एनर्जी लगती है, जो अभी स्टॉक में क्लियरली मतलब इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट दिख ही नहीं रहा है स्टॉक में। वॉल्यूम में कहीं एक कैंडल में भी इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट नहीं है, और बिना इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट के बड़े अपमूव्स कभी नहीं बनते हैं। ठीक है, तो कम से कम एक तो वॉल्यूम बड़े इंस्टीट्यूशंस का कुछ रुझान आए, और दूसरा 111.50 टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये पार ना हो जाए उसके बाद भी और भी पैरामीटर्स है जो कि आपको देखने होंगे, चीज़ें देखनी होंगी, रिव्यू करना होगा कि इसमें आप तेज़ी करके चले ना चले। कल नंबर्स आने वाले हैं और ये स्टॉक के लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है इंडसइंड बैंक की तरह। तो कुल मिला के देखा जाए तो इरडा में 178.45 का लेवल है, ये पार हुआ तो 209 तक के लेवल्स आ जाएंगे। जिंका लॉजिस्टिक्स जिसका कल IPO लॉक इन खुलने वाला है, अगर ये 547 पार कर लेता है, हालांकि 56% इक्विटी आने वाली है बाजार में ट्रेड होने के लिए, तो फिर आपको हो सकता है कि यहाँ पे खरीदारी बनती हुई दिखे। और उसके साथ साथ इंडसइंड बैंक 800 के ऊपर खरीदे, 1000 के लेवल ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। BSE में मुनाफा वसूली कीजिए, 7380 या एक स्टॉप लॉस का लेवल है, अगर आपको होल्ड करना है तो इस लेवल को आप लगाकर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे में 6580 तक BSE फिसलता हुआ नजर आ रहा है। इंडसइंड बैंक में आप चाहें तो ज़रूर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि बाय ऑन डिप्स का रुझान चल रहा है। और निजी बैंकों में देखें तो एक्सिस, HDFC, ICICI बैंक, इनको भी आप गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं। SBI में तेज़ी की पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन निजी बैंक सरकारी बैंकों के मुकाबले अंशुल सर बता रहे हैं कि उनको फिलहाल के लिए ज़्यादा पसंद नज़र आ रहे हैं। तो इसी के साथ हॉट स्टॉक्स हमारा खास सेगमेंट है, उसको यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं।